रायपुर से खबर है, कुछ देर में शुरू होगी यूनिफाइड कमान की बैठक। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुरू होगी बैठक। सुरक्षा बल के आला अधिकारी पहुंचे हैं सर्किट हाउस में आयोजित होनी है बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा भी शामिल होंगे। बैठक में नक्सल मोर्चे और विकास कार्यों को लेकर चर्चा होगी। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, राज्य पुलिस के हाई लेवल ऑफिसर मौजूद रहेंगे। तो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है यूनिफाइड कमान की बैठक। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू होगी। सुरक्षा बल के आला अधिकारी सर्किट हाउस पहुंचे हैं। सर्किट हाउस में बैठक होनी है। बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा भी शामिल होंगे। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। खोमन, क्या कुछ जानकारी है? यूनिफाइड कमान की बैठक का मकसद क्या है? कौन कौन से मुद्दे होंगे इसमें? देखिए, मकसद साफ है सुमित, क्योंकि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करना है और यही कारण है कि यूनिफाइड कमांड की बैठक आज आयोजित की जा रही है। नक्सल से जुड़े तमाम जो अधिकारी हैं वो बैठक में शामिल रहने वाले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये पूरा बैठक हो रहा है। गृह मंत्री विजय शर्मा भी शामिल होने वाले हैं। कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए किस तरीके से रणनीति तैयार आज की जाएगी। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो उस नक्सल इफेक्टेड एरिया में किस तरीके से विकास पहुंचाना है, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो और भी जो मूलभूत सुविधाएं उनको किस तरीके से पहुंचाया जाए, उस पर बात की जाएगी। चूंकि सुमित, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया कि छत्तीसगढ़ से 2 वर्षों में जो है नक्सलवाद को खत्म करना है, तो उसी को लेकर लगातार जो नक्सल से जुड़े अधिकारी हैं, गृह विभाग से जुड़े जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और इस पर रणनीति बना रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थोड़ी देर बाद यहाँ न्यू सर्किट हाउस पहुँचने वाले हैं। उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से उसकी तैयारी भी कर ली गई है। जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं और जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय न्यू सर्किट हाउस पहुँचेंगे सुमित, तो उनको सलामी दी जाएगी। उसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है और डीजीपी आपको देख पा रहे होंगे, डीजीपी भी यहाँ मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पहुँचे हैं और मुख्य सचिव हैं वो भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी कर ली गई है बैठक की। बैठक अब कुछ देर में शुरू होने वाली है। कुल मिलाकर समझा जा सकता है किस तरीके से नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। चूंकि बस्तर बहुत खूबसूरत है सुमित, उसी खूबसूरती को दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार अब चाहती है कि देश और दुनिया के लोग छत्तीसगढ़ आए और बस्तर की जो खूबसूरती है उसको देख सके, और यही कारण है कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए इतनी बड़ी बैठक आयोजित की गई है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक है खोमन, यूनिफाइड कमान की बैठक है। मुख्यमंत्री कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा भी शामिल होंगे। नक्सलाइट को लेकर, नक्सलवाद को लेकर क्या कुछ बड़े फैसले इसमें हो सकते हैं? हालांकि अमित शाह ने कह दिया है कि कुछ ही सालों में नक्सलवाद को हम खत्म कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से खबर आई थी कि आजकल नक्सली नकली नोट भी छापने लगे हैं, ऐसी चीजें जब हो रही हैं तो क्या कुछ अलग रणनीति बन सकती है नक्सलवाद को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, और यही कारण है पिछले दिनों आपने देखा था कि नकली नोट छापने की मशीन नक्सलियों के पास से जब्त की गई थी। यही कारण है कि अब नए सिरे से नए तरीके से रणनीति बनाई जाएगी और यही कारण है कि यूनिफाइड कमांड की जो बैठक है बुलाई गई है, ताकि नए रणनीति के तहत काम किया जा सके और नए रणनीति के तहत नक्सलवाद को खत्म किया जा सके। जो सरकार ने डेडलाइन तय की है 2 साल, उस पर किस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करेंगे उस पर ही आज चर्चा होने वाली है और किस तरीके से आने वाले दिनों में काम करेंगे। चूंकि वहां के जो आदिवासी हैं बस्तर एरिया के, वो बहुत भोले भालू मासूम होते हैं। उनको कैसे विकास से जोड़ा जाए, उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, यही बातचीत आज की बैठक में होने वाली है। बिल्कुल, कुछ दिन पहले ही अर्बन नक्सल का भी खुलासा राजनांदगांव में हुआ था। जाहिर सी बात है इस मसले को लेकर भी खोमन चर्चा इस बैठक में जरूर होगी। बहुत धन्यवाद आपका खोमन, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां सत्र से 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होने वाले हैं। इस सत्र से मध्य प्रदेश में इसी सत्र से 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। एमबीबीएस के लिए 300 सीटें बढ़ेंगी। सिवनी, मंदसौर, नीमच में मेडिकल कॉलेजों को मिली है सैद्धांतिक मंजूरी। 3 मेडिकल कॉलेजों में 100 सीटें बढ़ेंगी। तो मध्य प्रदेश में इसी सत्र से, इसी सेशन से नए मेडिकल कॉलेज 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होने वाले हैं। एमबीबीएस के लिए 300 सीटें भी बढ़ेंगी। सिवनी, मंदसौर, नीमच में मेडिकल कॉलेज को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। तीनों मेडिकल कॉलेजों में 100 सीटें बढ़ने जा रही हैं।
अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी जफर हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं। जफर, निश्चित तौर पर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बेहद अच्छी खबर। देखिए सुमित, जिस तरीके से बड़ी सौगात मिली है, और बड़ी सौगात 3 नए मेडिकल कॉलेज जिसमें सिवनी, नीमच और मंदसौर तीनों जगह 100 सीटें दी जा रही है, जिससे अब लगभग 5000 सीटें निजी मेडिकल कॉलेज मिलाकर हो जाएगी, जिससे अब हर साल मध्य प्रदेश में 5000 डॉक्टर MBBS बनकर निकलेंगे। तो एक और शिवपुरी और सिंगलोरी ये 2 जगह भी मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहे हैं। निर्माण पूरा नहीं हुआ है, पूरा 5 मेडिकल कॉलेज की तैयारी थी सरकार की, लेकिन निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण उनको मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन 3 नए मेडिकल कॉलेज जिसमें सिवनी, नीमच और मंदसौर तीनों जगह 100 सीटें सरकार की तरफ से जो है, ये एक बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज की तरफ से नेशनल मेडिकल काउंसिल ने तीनों मेडिकल कॉलेज को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। तो एक बड़ी सौगात है मध्य प्रदेश को एक मेडिकल कॉलेज। बिल्कुल जफर, लगातार मांगे भी होती रहती हैं मेडिकल कॉलेज की परीक्षाओं को, मतलब शिक्षा को लेकर, मेडिकल शिक्षा को लेकर कि कॉलेजों में सीटें बढ़ाई जाएं, नए मेडिकल कॉलेज खुलें। लगातार इसकी मांग भी उठती रहती है। उन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया। बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज को लेकर, मेडिकल सीटों को लेकर तमाम तरीके के प्रयास किए जाते हैं और मांग की जाती है कि मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएं, तमाम तरीके के मेडिकल कॉलेज खोले जाए, लेकिन अब जो है सरकार ने एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को दी है। मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल की तरफ से जो है, नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से 3 नए मेडिकल कॉलेज जिसमें सिवनी, नीमच और मंदसौर, ये वो इलाका है जहां पर ज़रूरत थी मेडिकल कॉलेज की, और इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए नेशनल मेडिकल कॉलेज ने सैद्धांतिक रूप से तीनों मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ जो 2 मेडिकल कॉलेज हैं, सिंगलोरी और शिवपुर, इन दोनों जगहों पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इसी सत्र में ये शुरुआत हुई थी, लेकिन जो है निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण सरकार ने मंजूरी। ठीक है, बड़ी सौगात है निश्चित तौर पर मेडिकल छात्रों के लिए। जफर, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी कुछ और खबरों पर आपसे हम जानकारी लेंगे। बड़ी खबर अब यह है कि पेपर लीक पर कड़ा कानून लागू करने की तैयारी में है एमपी सरकार। परीक्षा अधिनियम 1937 में संशोधन होगा। परीक्षा अधिनियम 1937 में संशोधन होगा, अध्यादेश के जरिए लागू हो सकता है। कानून अध्यादेश के जरिए लागू हो सकता है। कानून के उल्लंघन पर कम से कम 2 साल की सजा होगी, अधिकतम उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। पेपर लीक एक बेहद संवेदनशील, गंभीर मुद्दा पूरे देश के लिए, और अब मध्य प्रदेश इसको लेकर कानून बनाने की तैयारी में है। पेपर लीक पर कड़ा कानून लागू करने की तैयारी में है। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। जफर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर, पेपर लीक का काफ़ी गंभीर संवेदनशील मामला होता है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला होता है, और इससे कानून लागू करने की ज़रूरत भी है अब इस मसले को लेकर। देखिए सुमित, जिस तरीके से कल जो बैठक हुई थी, उस बैठक में ये बड़ा निर्णय, और मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मामले में सख्त नजर आए थे, और पेपर लीक मामले में अब जो है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है और लगभग 10 साल की सजा भी करार दी गई है। तो एक बड़ा फैसला है, इस पर सरकार अध्यादेश लाने की प्लानिंग कर रही है, और कल की बैठक में ये बड़ा फैसला लेने की तैयारी में इसको लेकर विचार किया गया है। और अब अध्यादेश लाने की तैयारी में जिस तरीके से तमाम तरीके के पेपर लीक के मामले जुड़े हुए थे, और धांधली भी देखी जा रही थी, और तमाम हमने प्रदर्शन भी देखे, और उसके बाद अब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सुमित, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आपका जफर, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अब दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर आज सुबह बड़ी घटना हो गई। अचानक छत का ऊपरी हिस्सा गिर गया, और इसके चलते वहां गाड़ियां चपेट में आ गईं। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, और इस हादसे में अब तक 5 लोग घायल हो गए हैं बताया जा रहा है। वहीं एक व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। We have informed the airlines people immediately that passengers are the first priority for us also. So passengers shouldn't face any inconvenience. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled because an immediate alternative was not able to be established here. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled, and whatever flights have been cancelled,
the passengers have been told that there'll be full refunds to them, and other than that, if they want to travel in an alternative route, that is also being provided. And from 2 o'clock, whatever routes are being operated from T1 have been diverted to T2 and T3. So necessary arrangements are being made at T2 and T3 so that the passengers wouldn't face any convenience as of such. Sir, GMR As operates far- this the- terminal. Yes. Have you sought any clarification from them, because this structure is of This- 2009 and in Yes, 15 years yes. it has collapsed? Like you have said, this structure has been built in 2009, and what we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited, also is to do a verification inspection from their side. But we are not just leaving it up to themselves. The ministry, from the ministry, we have DGCA also, which underlooks the safety aspect. So they will also be supervisioning this inspection, and they will also give us a report. And from our ministry side, I can assure you that this is taken as a very serious incident also, not just in this airport, but across the country, any airports that are with similar structures, we will have to go through them all again, and we will do a thorough checking of all the necessary airports that can come under our purview, and we'll take the necessary report, and we will see if there is a requirement for an independent body also. Any compensation for the disease? Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased, and also for the injured 3 lakhs. So opposition parties are saying ऑपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि जल्दबाजी में यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया था, तो ये The Prime Minister ने सर recently already inaugurated his terminal. इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। सर, विजुअल देखने में लग रहा है कि जो अंदर का आयरन बार से वो रस्टेड हैं, साफ दिखाई दे रहा है, उनपे पेंट भी नहीं है, तो इतनी लापरवाही कैसे थी? हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है, और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फोरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे, तो उसके हिसाब से। राम मोहन नायडू एविएशन मिनिस्टर पहुंचे हुए थे हालातों का जायजा लेने के लिए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। कहा है कि जो घटना हुई है उसकी जांच होगी और फिर बाद में कुछ हम कह पाएंगे। एक की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। मुआवजे का ऐलान भी यहाँ पर कर दिया गया है और 4 तस्वीरों के माध्यम से समझिए क्या हुआ वहाँ पर। IGI एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया। छत गिर जाने से कई गाड़ियाँ इसकी चपेट में आ गई हैं और 5 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया हॉस्पिटल में। और छत से पानी गिरता है, ये एक गंभीर मसला है। छत से पानी टपक रहा था और राहत बचाव कार्य भी कैसे किया गया वो भी आपके सामने। हादसा और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता था। गनीमत रही कि ये हादसा, एक बहुत बड़ा हादसा टल गया है, और भी ज़्यादा बड़ा हादसा ये हो सकता था। एक की मौत हुई है, 5 लोग घायल हैं। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर यह छत गिरी। एविएशन मिनिस्टर पहुंचे हुए थे हालातों का जायजा लेने के लिए। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी दिल्ली संवाददाता अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, तुरंत ही एविएशन मिनिस्टर भी वहां पर पहुंच गए, मीडिया से बातचीत करते हुए पूरे मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने इस बारे में ट्वीट भी किया था और तमाम जो अधिकारी थे वो मौके पर पहुंच चुके थे। इसके अलावा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पहला प्रायोरिटी ये थी कि रेस्क्यू किया जाए। जो लोग फंसे हुए थे, मलबे में दबे हुए थे, उनको रेस्क्यू किया गया और इसी दौरान जो है एक व्यक्ति जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गया इस हादसे से। जो अहम बात इसमें ये है कि जो निर्माण था, जो तैयार था, वो 2009 का था, जो कैनोपी बनी हुई थी और इसमें जो स्लैब लगाए गए थे वो लोहे, उसको लेकर के जो एक जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है, उसमें जो है कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा रही है। एविएशन मिनिस्टर ने भी माना है कि इस मामले में पूरी तरह से जांच की जाएगी। जो भी इसमें इस दायरे में आएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अब दूसरी तरफ जो केस बन गया वो पुलिस की तरफ से बन गया है कि एक व्यक्ति की जान गई है, तो अब दिल्ली पुलिस जो है इस मामले में अलग से तहकीकात कर रही है और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज होंगी, तो वो प्रक्रिया भी साथ ही साथ स्टार्ट कर दी गई है। क्योंकि देखिए
कि जी। हादसा और भी बड़ा हो सकता था। ठीक है अमृत, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए सीधे रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं। एक मीटिंग यहां पर होनी है, ये इसी तस्वीरें, सर्किट हाउस पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। एक अहम बैठक में शामिल होने के लिए विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं सर्किट हाउस। यूनिफाइड कमांड की बैठक होगी, कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी अब पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक शुरू होनी है। सुरक्षा बल के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं सर्किट हाउस। अब मुख्यमंत्री भी सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं और गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। बैठक में नक्सल मोर्चे, विकास कार्यों को लेकर चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, राज्य पुलिस के हाई लेवल ऑफिसर मौजूद रहेंगे। और ये सीधे तस्वीरें जब पहुंचे थे सर्किट हाउस सीएम विष्णुदेव साय। यूनिफाइड कमान की बैठक होनी है, अब मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, कुछ देर में बैठक भी शुरू हो जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण बैठक, नक्सलवाद को ख़त्म करने की तैयारी में सरकार। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2 साल में नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से ख़त्म कर देंगे, और लगातार इस ओर कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। लगातार बैठकें होती हैं, लगातार ऑपरेशन चलाए जाते हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जिसमें बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों को, जवानों को मिलती है। नक्सलियों को बड़ा नुकसान लगातार हो रहा है, नक्सली बैकफुट पर हैं, बौखलाए हुए हैं, और यूनिफाइड कमान की बैठक आज होनी है। और नक्सल मोर्चे पर विकास कार्यों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और राज्य पुलिस के हाई लेवल ऑफिसर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। सुरक्षा बल के आला अधिकारी भी सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद बैठक भी शुरू हो जाएगी। नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए जो संकल्प लिया है, दृढ़ संकल्प लिया है सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, उसको पूरा करने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। लगातार बैठकें होती हैं, मंथन होता है। सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली भी पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने आला कमान से, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की थी। और जाहिर सी बात है, नक्सलवाद को लेकर बातचीत हुई ही होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर बातचीत उन्होंने वहां पर की थी, और नक्सलवाद पर जिस तरीके से काम किए जा रहे हैं उस पर भी बात की थी प्रधानमंत्री मोदी से। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, नक्सलवाद पर जिस तरीके से चोट यहाँ पर की जा रही है, जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं सुरक्षा बलों की तरफ से, उन सभी मुद्दों पर बातचीत की थी सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और भी कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की थी। गृहमंत्री अमित शाह से भी मिले थे सीएम विष्णुदेव साय, और गृहमंत्री अमित शाह ने ही छत्तीसगढ़ में आकर कहा था कि नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे, 2 साल में नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी खुमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुमन, अब मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, कुछ देर बाद बैठक भी शुरू हो जाएगी। देखिए सुमित, बैठक शुरू हो गई है यूनिफाइड कमांड की। अब बैठक में पहले सत्र की बात की जाए तो पहले सत्र में रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, किस रणनीति के तहत जो है नक्सलियों को खत्म करेंगे, इस पर आज चर्चा होने वाली है। दूसरे सत्र में ये चर्चा होने वाली है कि उन क्षेत्रों में कैसे विकास को पहुंचाया जाए, स्कूल, शिक्षा, मूलभूत जो सुविधा होती है उसको कैसे जो वहाँ के आदिवासी है उनको लाभ दिलाया जाए, इस पर चर्चा होगी। तीसरी ओर किस तरीके से जो सड़क निर्माण कार्य है, इसके अलावा अलग अलग तरीके से जो निर्माण का कार्य, जो विकास है उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा होने वाली। चूंकि 6 महीने में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कामकाज किया है, 400 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, इसके अलावा 100 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, कई तरीके से ऐसे ऑपरेशन चलाए गए। इन 6 महीनों में सबसे बड़ा ऑपरेशन 29 नक्सलियों को मारा गया था। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है सुमित, आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का बस्तर बहुत खूबसूरत है। इसी खूबसूरती को दिखाने के लिए, देश और दुनिया को बस्तर लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कहीं ना कहीं नक्सलवाद खत्म करना चाहती, ताकि छत्तीसगढ़ के ऊपर जो कलंक लगा है नक्सलवाद का वो खत्म हो जाए। और यही कारण है कि जो आज की बैठक में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। सुमित, बिल्कुल खुमन, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
आगे बढ़ेंगे। अब जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुसमी में ये शिकायत लगातार मिल रही है कि वहां पर मरीजों को कई बार भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग नाश्ता और खाना नहीं मिलने की वजह से घर वापस जाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र में जिसे खाना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, कई बार वो छुट्टी पर चली जाती है, जिससे यहाँ की पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है और स्वास्थ्य केंद्र के पास दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। उधर कोरिया जिले के बैकुंठपुर जिला अस्पताल में ऑपरेशन के लिए पैसे की मांग का मामला सामने आया, जहां डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए मरीज के परिजनों से 15,000 रुपए की मांग की। वहीं रुपये नहीं देने पर डॉक्टर्स ने मरीज का इलाज नहीं किया, जिसकी सूचना मिलते ही सीएमएचओ ने जांच प्रतिवेदन पर लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अपर सचिव ने निलंबन का आदेश जारी किया है और प्रभारी सिविल सर्जन और अस्पताल अधीक्षक को निलंबित कर दिया है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है।